किए हैं ना, उनका थोड़ा-सा एक हम टच करेंगे। सेल्स आपने देखे हैं, सेल के ऑर्गेनल्स आपने देखे हैं। आपको हो कुछ ऑर्गेनल्स के नाम मतलब कोशिकांगों के नाम बताने आएँगे क्या सर? हो आएंगे ना। बोलिए, बोलिए, बोलिए। साइटोप्लाज्मा से सेल मेम्ब्रेन, हुँ, हुँ। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, न्यूक्लियस। हां, हां. हाँ चालेल. मग आपली साईट आपण आज जो आहे ना ये जो मेम्ब्रेन आहे, ह्याच्यावर अजून हो थोडासा एक टॉपिक टच करूया. म्हणजे मी सायमल्टेनियसली हे तिन्ही चारही टॉपिक तुमचे चालू ठेवलेले. हे एकही मी कंप्लीट बंद केलं नाहीये. म्हणजे त्याच्या हो निमित्ताने मला म्हणजे तुम्हाला मागचं रिव्हिजन टच करता येते आणि तुम्हालाही ते म्हणजे आपलं नोटबुक मागे उघडून बघता येते. हम्म, तर होय ये जो होय सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल मेम्ब्रेन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ठीक मूवमेंट सब्सटेंसेस एंड वाटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है ना? तो ये एक हाँ हाँ महत्वपूर्ण विषय है जो हमने अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं किया. आपको उस दिन मैंने बताया अच्छा था कि ये किस प्रकार से इसमें जो है ना कोई भी चीज़ आती है और आने के बाद में उस मेम्ब्रेन में से अंदर आती है. जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अंदर आती हैं. जो वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है. बाहर निकलती हाँ, हो। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में कौन-सी ऐसी चीज़ है कि आप मेथड से मतलब वो जो आपका ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए एक मैंने आपको भेजा है, सब लोग को पर्सनल भेजा है। तो इसको एक थोड़ा-सा आपको समझाना चाहती हूँ 2 मिनट, 5 मिनट एंड देन वी विल गो अहेड. तो ये जो आपको अभी स्क्रीन पे मैं शेयर करती हूँ. तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बेसिकली है आपके डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न आप क्या आपका जो एक ऐसा मेथड होता है, जैसे कागज़ आपका सिंपल न्यूज़पेपर, वो कागज़ के हम्म, ऊपर जब एक ड्रॉप पानी का गिरता है, एक थेंब, तो वो किस तरह सारी दिशाओं में राउंड जो है वो बनता जाता है और बढ़ता जाता है. देखा है आपने कभी? हो हाँ, बस इसी प्रोसेस को जो है ना डिफ्यूज़न बोलते हैं. तो जिस प्रकार वो कागज़ एक अच्छा ये जो अपना न्यूज़पेपर होता है ना, ये एकदम से ब्लॉट कर लेता है उस पानी को, सोख लेता है. लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें आपको प्रॉपर दिखता है कि वो जो है छोटा-सा जो ड्रॉप है, वो चारों दिशाओं में ऐसे गोला आपका बढ़ता जा रहा है, ऐसा दिखता है. तो और मेम्ब्रेन हम्म, क्या होती है? ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी सेल की मेम्ब्रेन. लेकिन ऐसी जो है ना बहुत विभिन्न प्रकार की मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो हम अपने केमिस्ट्री की लैब में, बायोलॉजी की लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए उस उपयोग भी करते हैं. तो उन मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हम समझ सकते हैं. ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें भी इसी प्रकार से एक मेम्ब्रेन बीच में होती है और कुछ चीज़ें सॉल्यूशन के उस पार होती हैं और कुछ चीज़ें इस पार होती हैं. अब इसको हम डिटेल में देखेंगे. डिफ्यूजन जो है हम्म, जैसे आपको यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है जिसमें आपको बीच में जो है ये दिख रहे हैं आपके हाइड्रोफिलिक एंड्स और ऊपर जो है ना गोल गोल जो है वो आपके ये वाले हैं एंड्स. तो इसमें तो ये जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि आपका वहाँ सेल के बाहर की तरफ समझ लीजिए पानी है. ठीक है? हम्म, तो इसी प्रकार से मेम्ब्रेन से वो टच होके और मेम्ब्रेन से धीरे-धीरे करके वो पानी जो है वो बिना किसी भी एंट्री पॉइंट के डायरेक्ट मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगा. उसको अंदर आने के लिए कोई स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसको अंदर बाहर करने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी को खर्च नहीं करना पड़ेगा. सिंपल बहुत धीरे से सिंपल तरीके से ये डिफ्यूजन हो जाता है. तो ये जो है एक हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर है उस चीज़ का जैसे कहीं पर ज़्यादा
जो है उस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे नीला रंग सपोज़ आपने एक डाल दिया, एक ड्रॉप डाला, तो जो बीच में सेंटर में वो नीले रंग का एक ड्रॉप है, तो वहाँ सबसे डार्क रहेगा। लेकिन धीरे-धीरे करके जहाँ पे वो बाहर कोई रंग नहीं है, वहाँ पर भी वो फैलता जाता है कि नहीं? इसी प्रकार जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है जगह पे, वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये चलता है। क्या? डिफ्यूजन के प्रोसेस से चलने वाला लिक्विड। ये एक सेपरेशन का तरीका भी है, ये एक जो है आपका ट्रांसफ़र का तरीका भी है, और ये एक जो है ये आपका किस प्रकार से मेम्ब्रेन में ये कार्य करती हैं उसको एक्सप्लेन करने का भी एक तरीका है। तो बेसिकली आपका जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर, आपके उस सेल के बाहर किसी पर्टिकुलर जो है सॉल्ट का या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे करके इस मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज़ होकर अंदर आ जाएगा। ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। सिंपली ये जो है ये एक्वस पानी के माध्यम से जो है ये सॉल्यूशन जो है ये जैसे कागज़ पे चढ़ता है, उस प्रकार से आपका ये जो है ये ट्रांसफ़र होता है और धीरे धीरे करके ये आपके इसमें आ जाता है, ठीक है? आपके मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र होके आ जाता है और आता है ये सेल के अंदर। और सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म है, जो कि मेम्ब्रेन से इस तरफ आई हुई चीज़ों को बराबर उनके एक-एक कोशिकांगों को जहाँ-जहाँ आवश्यक है वहाँ-वहाँ वो उसको लेके जाने का कार्य करता है। ये कौन करता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं करता। साइटोप्लाज्म ये बेसिकली बस अपने अंदर होल्ड करता है और अपने जो है ट्रांसफ़र में मतलब उसके अंदर जो गति है, उस गति के माध्यम से उन ऑर्गेनल्स के पास में वो अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको दिख रहा है ना, ये आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के वो मेम्ब्रेन जो है वो कार्य करती है, तब उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसमें थोड़ा फास्ट हो जाता है ये कार्य, जो डिफ्यूजन का कार्य है ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। और इसमें आपका जो है ये पैसिव डिफ्यूजन है, जिसमें कोई पर्टिकुलर जैसे जो कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, वहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसको मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं चाहिए, तब वो इस प्रकार से होता है। और इसमें रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि जो एक जगह से दूसरी जो जगह पे जाने का जो उसका गति है, वो गति बढ़ी हुई होती है किसमें? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अब आपको एक शब्द पढ़ना है आज, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका नाम है ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस की जो ऐसी क्रिया है, ये ऐसी क्रिया है कि आपको सभी जगह पर आपको दिखती है। आप जब किशमिश जो होती है बेदाने, आप जब उसको पानी में भिगाते हैं और सुबह आप देखते हैं तो वो सारे बेदाने जो हैं वो फूल गए होते हैं, उसके अंदर पानी भर गया होता है। अंगूर फट जाता है आपने अगर उसको ज़्यादा देर पानी में छोड़ दिया तो। इसी प्रकार कई ऐसे जो है फ्रूट्स हैं जो कि जिनको आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो ऑस्मोसिस के द्वारा जो है उनके अंदर पानी आ गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी बाहर जो है वो पानी का जो पानी ज़्यादा है और उस उस बेदाने के अंदर, उस अंगूर के अंदर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो ये उसको जो इस पर्टिकुलर बेदाने का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो उसको अलाउ करता है अंदर पानी आने को। और वो कब तक आने देता है? जब तक ये फटने के जैसा तैयारी हो जाती है ना, तब तक वो उसको आने देता है। एक धीरे-धीरे करके आएगा, लेकिन स्ट्रेस बाद में बढ़ता है, तो फिर वो जो है वो इस प्रकार से ऐसा होता है। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसीजर है। डिफ्यूजन जो है ये सीधा एक मेम्ब्रेन के जैसे तौर पे होता है, सिंपल प्रोसेस है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो कार्य करता है। और ऑस्मोसिस में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। जहाँ एंडोस्मोसिस यानी वो बेदाने का उदाहरण आप ले लीजिए, जहाँ पर उसके अंदर पानी आ गया, ठीक है ना? वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल, तो
तो वो पानी जो है वो बेदाने में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एंडोस्मोसिस। और एक हो गया जिसमें आपका वाटर उसको छोड़ के जाता है। ये कब होता है, आप उसी पानी में जैसे आपने नमक डाल दिया या फिर जैसे आपने इस प्रकार से कोई भी चीज़ में नमक के जैसे अचार हम डालते हैं, तो नमक वाले सॉल्यूशन में जब हम उस चीज़ को डालते हैं तो वो कैसे अपना पानी छोड़ देता है, वो पर्टिकुलर फ्रूट या वो वेजिटेबल। तो ये जो प्रोसेस है ये एग्जॉस्मोसिस है, यानी कि उसका जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा था और बाहर कम था। क्यों बाहर, क्योंकि नमकीन पानी था, इसलिए अंदर जो पानी था वो भी अपना अंदर का छोड़ के बाहर आ गया। और इसका उलट एंडोस्मोसिस में क्या था कि बाहर पानी है और अंदर उस बेदाने को सूखा है, तो वो अंदर की ओर आएगा ताकि वो बेदाना जो है फूल जाए। तो ये एंडोस्मोसिस में अंदर आता है पानी, एग्जॉस्मोसिस में बाहर जाता है पानी। और जब बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस हो जाए, तब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया बेदाने का, वो फट जाता है, तो उसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फट गई, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना वो। तो वो लाइसिस शब्द को हमेशा टूटने से आप जाने, लाइसिस शब्द का अर्थ हमेशा टूटना होगा, ठीक है। अच्छा, और दो चीज़ें हैं आपका, आपको ये शब्द भी याद रखने पड़ेंगे। ये सारे जो है ना, ये इतना बेसिक लेवल का है, लेकिन सिर्फ आपको ये शब्द याद रखने होंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज जब पूछते हैं एनाटॉमी के, तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड या ऐसे बहुत डीप बायोलॉजी का कुछ प्रश्न नहीं पूछते। ये ऐसे ही जो है ना, मोटे मोटे तौर पे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बेसिक है, उनमें से ही प्रश्न बनते हैं। तो ये हाइपरटॉनिक एक सॉल्यूशन का नाम बताया है और एक हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन का नाम बताया है। ये दोनों आप जो है ना, ये सब चीज़ें ना आपने बायोलॉजी में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री में भी आती हैं। तो ये हाइपरटॉनिक का अर्थ है जहाँ पे जो हायर जो है ना, उसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन है। कैसे, जैसे जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में जो है, तो कंपार्टमेंट जो है उसमें when two compartments of different solute concentrations are separated by a semi permeable membrane, यानी कि एक अंदर का कंपार्टमेंट है उसके अंदर का और एक है उसके बाहर का, तो और बीच में आ गई आपकी मेम्ब्रेन, यानी उस सेल को कवर करने वाली ये टोलना का। अब इसके जब कंपार्टमेंट विथ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दोनों में से जिधर भी ज़्यादा जो है सॉल्यूट का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो आपने सॉल्यूशन में डाली हो, तो ये आपका नमक भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकता है। तो ये जो है ये आपका हाइपरटॉनिक है, जिधर को सॉल्यूट ज़्यादा है वो हाइपरटॉनिक वाला पार्ट हो गया, और जिधर को आपका जो ये सॉल्यूट कम है वो आपका हाइपोटॉनिक हो गया। तो आपको ये सिंपल शब्द हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान से हर जगह काम आएंगे। हाइपर का अर्थ होता है ज़्यादा, कल भी हमने देखा था हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन में हमने देखा था हार्ट ज़्यादा, और हाइपो में हमने देखा था हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है ये कम। तो ये हमारा हाइपरटॉनिक सोल्यूशन यानी कि जहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है सिंपल है, नमक में हम नमक पानी बना दिया हमने। अब ये नमक का पानी जो है इसमें हमने अपना कोई एक फ्रूट काट के डाल दिया या हमने कुछ भी डाल दिया उसमें, ठीक है। तो इसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है उस फ्रूट के या वेजिटेबल के कंपैरिजन में। तो बाहर का जो सोल्यूशन है उसको, बाहर का जो कंपार्टमेंट है उसको हम बोलेंगे हाइपरटॉनिक, और उसके अंदर का जो वातावरण है उसको हम बोलेंगे हाइपोटॉनिक, ठीक है। टॉनिक को आप वो टॉनिक से मत समझिएगा जो हम ताकत आने के लिए पीते हैं, वो टॉनिक नहीं है। ये बेसिकली आपके सोल्यूट, मतलब कि आपके किसी भी प्रकार के सोल्यूशन में जिस चीज़ का वो सोल्यूशन बनाया है, जैसे NaCl नमक का सोल्यूशन है, ऐसे ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनके जो सोल्यूशंस होते हैं जब हम उनको बनाते हैं, तो जिसमें उस सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो हाइपर, और जिसमें कम है वो हाइपो, ठीक है। और जब अंदर का और बाहर का दोनों का जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया बराबर, तो
तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक, यानी दोनों तरफ का जो है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वो बराबर हो गया, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, यह मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है, आप अभी जो पीला रंग का बीच में ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये बड़े प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये चैनल जो आपको दिख रहा है बीच में से, ठीक है ना, आप उसके अंदर से आपके ये जो चीज़ें आनी हैं वो आएंगी। डिफ्यूजन में क्या होता है, एकदम बारीक, जैसे वाटर में जो घुल जाए, ऐसी चीज़ें डिफ्यूजन के माध्यम से उस पूरी मेम्ब्रेन में कहीं से भी घुस रही हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में कहीं से भी घुस रही हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, इसमें पर्टिकुलरली ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपको ये पीले रंग का जो दिख रहा है, यही इसको कर सकता है। और ये क्या चीज़ को अंदर बाहर करता है, तो आपके महत्वपूर्ण ऐसे कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, एटीपी हो सकता है, ठीक है, आपके आयंस हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और आयंस। ये जो 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, अमीनो एसिड्स, एटीपी नहीं, हाँ, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जैसे मॉलिक्यूल आया, या अमीनो एसिड्स आए, या फिर आयंस भी आए, तो इनको अगर हमको ये बड़े होते हैं ना ये, तो इनको हमको अंदर अगर डालना है, तो ये इस प्रोटीन के द्वारा बनाया हुआ जो एक चैनल है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसी के माध्यम से ये जाएगा। तो ये यहाँ पर ऊपर से, मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देखा, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, जो ऊपर हमने देखे ना, डिफ्यूजन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपके किसी भी मेम्ब्रेन को कोई कष्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। इसमें ये आप जैसे यहाँ पे आप 1 नंबर, जहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, वहाँ 1 में आप देख रहे हैं पीला रंग का, आपको बीच में कुछ दिख रहा है, मतलब ये 1 के माध्यम से, यानी कि ये किसी भी बिना प्रोटीन के भी, ये सिर्फ मेम्ब्रेन के माध्यम से भी इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। हाँ, बोलिए। नहीं नहीं मैम। हाँ, तो ये आपका जो 1 और 2 है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, ये दोनों भी आपके क्या हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ये इनको करने के लिए कोई भी आपको विशेष एनर्जी की या विशेष प्रकार से कोई आपके उसमें फैसिलिटी लग रही हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेटअप चाहिए, और वो उसी प्रोटीन के माध्यम से ये होता है। इसको करने के लिए आप यहाँ पे देखें, ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये एटीपी खा रहा है। इस प्रोसेस में एटीपी लगती है, एटीपी के होने के मतलब एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगने के बाद ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया मैम। क्या नहीं आया वो पूछिए। इतना नहीं। जो नहीं आया, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो पूछिए, तो मैं डबल एक्सप्लेन करूँगी। वो नहीं, वो थोड़ा सा शब्द की वजह से कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा, सुनिए, ये जो आपको दिख रहा है, इस मेम्ब्रेन का आपको ये दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर। इस मेम्ब्रेन में जो आपको बाहर के नीले गोले दिख रहे हैं, ये बेसिकली आपका सॉल्यूट है, जो कि उस वातावरण में, बाहर के वातावरण में है। तो वो डिफ्यूजन के माध्यम से, ऑस्मोसिस के माध्यम से, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के माध्यम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको ट्रांसपोर्ट करके अंदर ले रहा है। जिस प्रोसेस में इनके ऊपर कोई एनर्जी नहीं लग रही है और कोई एक्टिवली उसके ऊपर कार्य नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर जो गतिविधि है उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या फिर उसमें पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेम्ब्रेन है, बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑटोमेटिक बाहर से अंदर आने लगा।
ये बिल्कुल सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है, उसको करने के लिए आपको उसका जो प्रोटीन है, जिसके अंदर वो चैनल बनता है, वो जगह मार्ग बनता है, और वहीं से जो है आपका ये पर्टिकुलर चीज़ जा सकेगी और कहीं से भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी सेल में। तो ये जो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो चैनल्स हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी भी लगती है। ये पैसिव जैसे होता है वैसे ये नहीं होते, इनको पुश करना पड़ता है। और ये क्या है ये जो है आपके कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपके इसमें बहुत सारे आपके प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार की विशेष चीज़ें जो बड़ी हैं साइज़ में, जो पानी के साथ घुल के अंदर बाकी जगह से नहीं आ पा रहे पैसिव से, वो एक्टिव से आएंगे। और इसके अलावा और आयंस हैं, ये चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं, ये उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैसेज मिलेगा जब तक न्यूक्लियस से कि बाबा हमें इसकी ज़रूरत है, तभी वो उनको मांगेगी और अंदर आने देगी। अदरवाइज ऐसे कुछ भी अंदर नहीं आने देती मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो डिफ्यूजन है, ये इसके लिए उसका कोई मर्जी नहीं होती, ये अपने आप हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया, मैम ये डिफ्यूजन बताना एक बार। ये डिफ्यूजन एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है कि कहीं पर भी किसी भी मेम्ब्रेन पे आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में कोई सोल्यूशन डाल दिया। जैसे पहले इंक पेन चलते थे, देखो हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, वो इंक पेन का एक ड्रॉप इंक आपने जैसे अपने कागज पे गिरा दिया, तो वो ब्लॉट जो है ना, वो चारों दिशाओं में ऐसे गोला बढ़ता जाता था। हाँ, यही डिफ्यूजन प्रोसेस है। सेम ऐसे ही आपका जो सेल है, वो सेल जब किसी दूसरी चीज़ के पास रख दिया जाता है, सॉल्यूशन जो पानी के बेस्ड में है, वो जब उसके अंदर रख दिया जाता है, तो फिर वो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ना, वो उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। इसी को हम सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन जो है वो कहते हैं। और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मतलब ये होता है कि जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूट यानी सॉल्यूशन में जो आपने घोला है, वो शक्कर हो सकती है, नमक हो सकता है, कोई सॉल्ट दूसरा हो सकता है, कुछ भी। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ऑस्मोसिस में हमने दो प्रकार के देखे, एंडोस्मोसिस देखा, एक्सोस्मोसिस देखा। एंडोस्मोसिस में पानी जो है वो अंदर आता है, सेल के अंदर, बाहर से अंदर। और एक्सोस्मोसिस में सेल से अंदर से बाहर जाता है। और प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जिसमें वो इतना पानी अंदर आ गया कि फट गई वो मेम्ब्रेन, वो होता है प्लाज्मोलाइसिस। इसके अलावा हमने देखा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का अर्थ होता है जिसमें जैसे आपने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया एक पानी में, और दूसरे ग्लास में आपने एकदम बिल्कुल चुटकी भर नमक डाला है, और उनके दोनों के बीच में आपने एक मेम्ब्रेन डाल दी। अब जो है ज़्यादा नमक वाला जो ग्लास है, वहाँ से नमक जो है वो आना शुरू होगा और इस कम नमक वाले सॉल्यूशन में आएगा, और धीरे धीरे करके दोनों में इक्वल नमक हो जाएगा, और इसी को हम बोल देंगे आइसोटोनिक। तो जहाँ नमक ज़्यादा है वो हो गया हाइपरटोनिक, जहाँ नमक कम है वो हो गया हाइपोटोनिक। और जब इन दोनों में बराबर नमक हो गया दोनों चेम्बरों में, तो उसको हम बोल देंगे आइसोटोनिक, यानी दोनों बराबर हो गए, दोनों में अब जो सॉल्यूट है वो बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। तो ये हमने अभी देखा। इसके अलावा दो और कॉन्सेप्ट हमने देखे आज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा और पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपको उनको करने के लिए आपके सेल को कोई ज़्यादा विशेष एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर जैसा आपने देखा, नीचे भी ये डायग्राम बताया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके उस सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता है बाहर से अंदर, जो ये है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से हाँ बोलिए। मुझे ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने बताया क्या? मतलब जैसे डिफ्यूजन सेल में कौन से पार्टिकल से वो डिफ्यूज होते हैं? जैसे आपको मैंने बेदाने का उदाहरण दिया, अंगूर का उदाहरण दिया,
आप जब भीगने को ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उनका भी उदाहरण दिया। तो जो भी आप चीज़ भिगा लेते हैं ना, वो सब इसी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के माध्यम से ही, डिफ्यूजन एक्चुअली नहीं बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस में बाहर से अंदर जो है एंडोस्मोसिस हो रहा है और ये सब भीग रहे हैं। और मैंने अचार का भी उदाहरण दिया जिसमें आप किसी नमकीन जो है नमक वाले सॉल्यूशन में जब आप कोई सब्जियां काट के डालते हैं तो उनके अंदर का भी पानी वो छोड़ देता है, वो है एक्सोस्मोसिस, मतलब कि उसके अंदर का भी पानी बाहर आ गया। तो ये इस प्रकार से कुछ उदाहरण समझ। दिए थे। अच्छा। यस। अब हम लोग अपने चलिए। ये हमारा जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने, आपको याद रखना है, बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो देखा था अभी सेल वाले टॉपिक में, बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेल मेम्ब्रेन का ही एक हिस्सा है, जिसमें हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े थे, सोडियम पोटेशियम पंप और चैनल्स पढ़े थे। और ये जो पंप चलते हैं ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक जो है सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा आयंस जो है, जैसे हमारा कुछ पॉजिटिव आयंस जब रहते हैं ना, जैसे हमारा जब सेल रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है तो रिलैक्स्ड स्टेट में जो है वो बाहर कुछ एक, मतलब सेल के मेम्ब्रेन के एक तरफ पॉजिटिव रहता है, एक तरफ नेगेटिव रहता है। इसी प्रकार जब वो एक्टिवेटेड रहता है तो इसका अपोजिट रहता है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन शब्द अगर आप आ गया बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उसके साथ आप क्या क्या जोड़ के देख सकते हैं। तो उसके साथ आप सबसे पहले आयंस ये शब्द जोड़ के देख सकते हैं। आयंस क्या क्या है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण आयन है सोडियम आयन, ठीक है। दूसरा क्लोराइड जो है होता है, तो ये सोडियम क्लोराइड कहाँ से आता है, नमक से आता है। और इसके अलावा पोटेशियम, तो ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण आपके आयंस हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन में बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये क्या कार्य करते हैं, ये ऐसे ही जैसे आपके सेल जो होता है ना, घड़ी का सेल, तो उस घड़ी के सेल में ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिक जो है इम्पल्स वो बनाने को उसको महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे कि आपका वो पर्टिकुलर मशीन चलती है। इसी प्रकार से ये जो आपके बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ना, ये आपके शरीर में सहज रूप से चलते हैं। इनको किसी को चलाना नहीं होता, पर इनका जो चलना है वो चलने में ही इस प्रकार से बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। और इसीलिए आज के समय में आपके पास हज़ारों गैजेट्स ऐसे आ गए हैं जो आपके शरीर के सेल मेम्ब्रेन्स के इन्हीं सिग्नलों को सेंस कर सकें। उसका सबसे जो बेहतरीन और सिंपल उदाहरण है वो आपकी वो फिटबिट वॉच जो आप अपने हाथ में पहनते हैं, और आपके हाथ में पहनने से आपकी उसको हृदय गति का पता लग जाता है, आपको मतलब आप कितना वॉक स्टेप्स चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को पता लगा सकती है वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर है सेंसर। और वो सेंसर बेसिकली सेंस किसको कर रहा है, वो आपके शरीर के जो सेल्स हैं उनके जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये उसको सेंस करके और अपने अपने जो है इन कार्यों में विभिन्न प्रकार से उस डेटा को दिखा करके कर रहा है। और ये जो है ना, ये आपका जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये ना तो सिर्फ आपका हार्ट बीट बता पा रहा है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी माप रहा है, तो आपका हार्ट बीट बता पा रहा है, ब्लड प्रेशर बता पा रहा है, ये सारा कुछ आपके सेंसर्स जो हैं वो किसको सेंस कर रहे हैं, ये आपके शरीर के बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही सेंस कर पा रहे हैं। तो बस आपको इतना ही देखना है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं आएंगे इसके प्रश्न, लेकिन ये बेसिक जनरल प्रश्न है। बहुत हम सब ये अपनी डेली लाइफ में ये सब चीज़ें रोज़ देख रहे हैं, और ये बिल्कुल आपको पता है कि ऐसा, और आगे आने वाले समय में ये सब बढ़ते जा रहे हैं। आपका किट्स आ गए हैं, जो डायबिटीज़ किट्स हैं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके चीज़ों को, मतलब ये जो आपके बहुत रोज़ की जीवन में
आपका इन चीज़ों से आमना-सामना होता है, तो क्यों ना उनके बारे में भी हम जो है थोड़ा जानें, और ये आपके सिलेबस में है इसलिए बता रही हूँ। तो आप इन सबको अब जान चुके हैं। अब ये जो सेल वाला टॉपिक है, ये आज कंप्लीट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टॉपिक छूटा हुआ है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में समझने में कोई मुश्किल हो, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने सेल्स किए हैं, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सिस्टम्स, ठीक है? ये बेसिक रूप में। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स देखे हैं सभी, उनके रोल देखे हैं विद उनके स्ट्रक्चर, उनका क्या क्या फंक्शन है और उनका क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये हमने सब देखा। सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा विशेष रूप से हमने देखी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बहुत सारे जो है ना कार्य होते हैं, और अंदर की जो ऑर्गेनेल्स है ना उनको आप वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपसे जो है ना ज़्यादा संबंधित न होने के कारण उन्होंने सेल मेम्ब्रेन पे ज़्यादा फोकस किया है, और उसी का बताया है कि उसमें किस प्रकार मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, वाटर का, इत्यादि का। और जो उसमें पोटेंशियल्स होते हैं, बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये कोई निर्जीव चीज़ें नहीं हैं जी, जो जो एक एक सेल है और उस सेल का एक एक कोशिकांग है, ये बिल्कुल डायनामिक है, जीवित है। और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आप बाहर देखते हैं वही आपको आपके शरीर में भी मिलेगा। जो केमिस्ट्री आप जो नमक देख रहे हैं, जो आप मतलब सॉल्यूशंस देख रहे हैं बाहर शरीर के, वो आपके शरीर के अंदर बायोकेमिस्ट्री के रूप में आपको मिलेगी। तो ये सारा कुछ जो है आपके शरीर में ऑलरेडी है। तो ये हमने देखा, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल हम अभी बाद में करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और टॉपिक हमारा रह गया है। डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पूरा एनाटॉमी देख ली डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक एक हमने एलिमेंट्री कैनाल का एक एक जो है देखा कि कहाँ कहाँ रुकता है वो। मुझे प्रियंका ने एक फ़ोटो भेजा था जिसमें स्टमक के भी 3 पार्ट्स जो हैं वो बताए थे, तो वो भी मैंने आपको भेज दिया था दोनों को, बाकी दोनों को। तो याद करने के लिए अच्छी बात है, हमारे पास जो मटेरियल है ना वो कम नहीं पड़ना चाहिए। और आपके जो आप नोट्स एक ही नोटबुक में जो जो आपको जहाँ जहाँ से मैं भेज रही हूँ वो आप एक नोटबुक में लिखिए, बाद में व्हाट्सएप आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन के नोट्स आपको आपके फ़ोन में से कभी अगर हैंग हो गया फ़ोन, कुछ भी हो गया, तो वो वहाँ से गायब हो जाती हैं चीज़ें। तो आप जो है अपने हाथ से लिखे हुए जो आपके नोट्स हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आप वो पढ़ते हैं, आपको सारा याद आ जाता है, फटाफट याद आ जाता है, क्योंकि वो आपने लिखा है। आपकी लिखी हुई हर चीज़ से आपको प्यार होगा। या आप एक बार करके देखिए, तो आप जब अपने हाथ से लिख देंगे तो आपको वो फटाफट रिकॉल होगा। तो उसमें हमने जब हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखा तो हमने उसमें एक एक एलिमेंट्री कैनाल के एक एक जो है चीज़ को देखा कि कहाँ माउथ से लेकर के माउथ के अंदर जो जो चीज़ें थी, टीथ थे, टंग थे, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पूरे डिटेल में देखे, 3 जोड़े हैं। और फिर उसके बाद हमने जो है अपनी ईसोफेगस देखा, डिओडेनम मतलब स्टमक देखा, फिर डिओडेनम देखा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने विभिन्न जो है वो आयाम देखे, और फिर एनल मार्ग से हमने ये देखा। अब हम उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ने जा रहे हैं, और वो है हार्मोन्स कौन कौन से, जैसे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है, और हार्मोन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स कौन कौन से उसमें आते हैं। ये पूरा पोर्शन जो है ये मैंने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया था, तो उसमें ये सारा पोर्शन मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था, ग्लैंड्स जब पढ़ाए थे, तब ये पूरा सिस्टम मैंने उसमें इंक्लूड किया था। और इसीलिए यहाँ पर उसको मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी एनीवेज आप जो है वो ये आप पढ़ने ही वाले हैं आगे, लेकिन क्योंकि ये इधर दे दिया है इस सिलेबस में, तो अब ये नीचे उसको रिपीट नहीं करेंगे, यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे इस चीज़ को, इसलिए हम भी इसको यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम आज लेने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे ऐसे सारे हॉर्मोन्स और ऐसे सारे सिक्रीशंस जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उनको हम जो है क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स। और सिर्फ पचाने में ही नहीं उपयोग होते हैं, ये इनका बहुत सारे विभिन्न दूसरे दूसरे भी कार्य ये करते हैं। तो ये क्या क्या करते हैं, क्या नाम है मैम इसका?
इनको बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स। और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। देखो एक हो गया हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स जो है ये सिर्फ चीज़ों को आगे एंजाइम्स की तरह होते हैं, ये चीज़ों को जल्दी फास्ट करवा देते हैं और सिग्नल देते हैं। ठीक है, ये हॉर्मोन्स जो है इनका कार्य क्या होता है? ये चीज़ों को फास्ट कर देते हैं। और सिक्रीशन, सिक्रीशन यानी कि ये अपने अंदर से बहुत सारे जूसेस रिलीज़ करते हैं और उनका क्या कार्य होता है? ये भोजन में मिल करके और भोजन को जो है थोड़ा सा उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। उसका जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो अपने शरीर के अंदर हो रहा है, अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस हो रहा है वो बढ़ जाता है जब ये सारे जूसेस जो है ये उसमें भोजन में मिल जाते हैं। अदरवाइज सूखा भोजन जब रहता है तो वो इतनी शक्ति नहीं है ना पेरिस्टाल हमारे मसल्स में कि अंदर से वो पेरिस्टाल्सिस करके उसको पूरा चर्न करते रहेंगे। लेकिन जब वही चीज़ मिल जाती है हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस से, गैस्ट्रिक जूसेस से, तब वो जो है वो फटाफट चलने लगता है, चर्न होने लगता है और इसी कारण से उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होना बढ़ जाता है। हम यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमने क्या क्या देखा? तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनको हम गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बोलते हैं। इसमें सबसे मुख्य होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पेट में रहता है, जिसको हमने उस दिन डिस्कस कर लिया। यही जठर है, यही अग्नि है, यही आपके भोजन को जो है ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, छोटा कर देता है। और आपके भोजन के साथ अगर कोई ऐसे जीवाणु भी आ गए हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हैं, उनको भी ये मार डालने का कार्य करता है, क्योंकि इसका पीएच जो है हाईली एसिडिक होता है। ये 2 से 3 पीएच के आसपास होता है ये। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पेट में होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमको जो हमारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि पचन करने में थोड़ी कठिन होती हैं, उनको भी तोड़ के पचन करने में मदद करता है। दूसरा हमने देखा पेप्सिन, एक डाइजेस्टिव जूस है पेप्सिन। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये प्रोटीन को जो है एंजाइम, ये ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, यहाँ नाम नहीं लिखा है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों एंजाइम हैं जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इनका मुख्य रोल रहता है। ठीक है, और ये दोनों ही एंजाइम्स कहाँ होती हैं? ये आपके जठर में, पेट में होती हैं। और जैसे एसिड है ये HCl वहाँ पर है, ऐसे ही ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम भी है वहाँ पर जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही हैं और ये भी आपके भोजन को पचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, बस ये 3 चीज़ों को आप याद रखिए। ये जो नीचे लिखे हुए इंट्रिंसिक फैक्टर और म्यूकस, ये बेसिकली ये आपके जो है कुछ दूसरे जूसेस बोल सकेंगे इनको, लेकिन ये बहुत ये नहीं है। तो इंट्रिंसिक ऐसे कुछ ऐसे और भी जूसेस होते हैं जो आपकी विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेट्रा। म्यूकस जो है, ये म्यूकस क्या होता है मालूम है? ये म्यूकस होता है आपके पूरे इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदरूनी वाला, जैसे स्किन, जैसे हमारे शरीर के ऊपर का जो चमड़ा है इसको हम स्किन बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ही हमारे पेट के अंदरूनी भाग का जो चमड़ी है उसको हम म्यूकस बोलते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे जो है ना, वहाँ पर भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो है वो उत्पन्न होती हैं जो कि भोजन को प्रॉपर पचाने में मदद करती हैं और जो भी आ रहा है उसको प्रॉपर उसको एलोकेट करने में भी मदद करती हैं। तो ये आपका, तो सबसे पहले आपका जो आप एंजाइम्स देख रहे हैं, हार्मोन्स देख रहे हैं और ब्लड शुगर का रेगुलेशन जो देख रहे हैं, ये सारे कार्य आपको कौन करवाता है? ये बेसिकली पैनक्रियाज ये कार्य करते हैं। पैनक्रिया की लोकेशन आपने देखी है, लिवर है ऊपर से छाते के जैसा, ठीक है ना, आपके जो स्टमक है उसमें आपने देखा था ऊपर जो है वो लिवर है और उसके नीचे जो है थोड़ा सा घुमा हुआ वो पैनक्रियाज है और वो अपना सारा जूस जो है वो
दान कर देते हैं अपने इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब एंजाइम्स होते हैं, जो आपका पैनक्रिया जो है ना, पैनक्रिया एक ग्लैंड है एक प्रकार का, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ये एक्सोक्राइन क्यों है, ये भी हम जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको और डिटेल में, और एंडोक्राइन भी है। अगर आपको ये शब्द समझ में ना आ रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा इनको ध्यान से सुनिए, और जब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो कुछ एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करता है ये पैनक्रिया, जैसे एमाइलेज है, लाइपेज है। तो एमाइलेज क्या करती है, ये एमाइलेज जो है आपके अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करती है। लाइपेज जो है लिपिड्स को ब्रेक डाउन करती है। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और कार्बोहाइड्रेट्स को भी करती है। तो ये जो है आपके अमीनो एसिड्स को नहीं, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं। तो एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं, लाइपेज आपके फैट्स को करते हैं, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन यानी कि उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिससे कि उसका अब्जॉर्प्शन, पचन बहुत अच्छे तरीके से हो। तो ऐसी एंजाइम्स ये बनाता है एक तरफ तो ये पैनक्रिया, दूसरी तरफ ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन, जो कि आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो आपके आयंस हैं, जैसे वही सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन सब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बनाए रखते हैं। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपका पैनक्रिया है ये लगभग 1 से 4 लीटर जो है जूस बनाता है पर डे, और आपका भोजन आपने कितना किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इतना सब जो है ये डिओडेनम में डालता है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे आपने देखा था उस दिन जब आपका स्टमक के नीचे, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, तो क्यों ना हम ये देखें। ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये पैनक्रियाज, यहाँ से ये डिओडेनम में ये रिलीज़ कर रहा है, और वहाँ से वो क्या कर रहा है आपके इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है। तो इसमें इंसुलिन है, और ये फिर नहीं, पीछे बैक। तो अब ये जो आपको 4 नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये अजीबोगरीब चाइनीज़ जैसे नाम, इनको आपको याद थोड़ा सा करना है। याद नहीं तो सिर्फ आप उनको एक बार ध्यान में बिठा लीजिए। अगर कहीं पर ऐसे नाम आ जाए, वैसे अब तक इन पे कोई प्रश्न आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस का है। तो ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है, ये जो वैगल स्टिमुलेशन है, या सीसीके है, या सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन हो गया या ये सिक्रेटिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स जो है ना, ये आपके किसके लिए होते हैं, ये आपके भोजन को और बेहतर तरीके से पचाना है। कहीं कहीं पर आपके ब्रेन को ये बताना है कि अब बस हो गया, या कहीं पर आपको जो है ना भूख लग रही है, इस प्रकार के जो है इनिशिएशन देना। इस प्रकार के अन्य अन्य बहुत सारे कार्य जो हैं ये आपके गट में रहने वाले हार्मोन्स, यानी कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, या आपके आंतों में, आपके पेट के आसपास रहने वाले, ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर से ये हार्मोन्स बनते हैं, ये सिक्रीशंस निकलते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, एक कार्य होता है भोजन को व्यवस्थित रूप से पचाना, दूसरा कार्य होता है कि ये आपके ब्रेन को भी बताते हैं कि ये आज मुझे मतलब ये खाना है, ये इस चीज़ की कमी लग रही है। और जो है जब भोजन आ जाता है तो जब ज़्यादा हो गया, बस हो गया, उसका भी इंडिकेशन जो है वो आपकी ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये इस प्रकार अलग अलग का अलग अलग काम है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर बताया गया तो आप अच्छी बात है, आपको वो याद रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी रहा डिटेल में, तो एटलीस्ट सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि जैसे ये सिक्रेटिन है, और सीसीके है, ये सेरोटोनिन है, ये सब क्या कर, इनके सारे कार्य क्या हैं, ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स हैं, जो कि आपके फूड के प्रॉपर जो है पचन है उसमें मदद करते हैं। ठीक है।
यहाँ पे यस, तो ये टॉपिक यहाँ पर जो है वहीं पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो तीसरा डॉट वाला टॉपिक है तो वो कंप्लीट होता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स आपने देखे, डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस ये हमने आपको बहुत 2-3 बार बता दिया। आपके जो मूवमेंट हो रही है आपके एलिमेंट्री कैनाल में अंदरूनी, उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। उसके 3 कार्य हैं, ये भी आपको कल बताया था। पहला कार्य है सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना, दूसरा कार्य है उसमें से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो पाए खाने का वो देखना, और तीसरा कि जो एब्जॉर्ब्ड हो चुका है वो जो वेस्ट फूड है वो आगे आगे की ओर उसको धकेल दिया जाए। तो ये आगे की ओर का जो मूवमेंट है इसको फैसिलिटेट करना, ये सभी पेरिस्टाल्सिस के कार्य हैं। तो आपने ये तीसरा वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट किया है। चौथा वाला जो टॉपिक आपने देखा था रीनल फिजियोलॉजी, इसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नेफ्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर देखा कल के क्लास में पूरा प्रॉपर तरीके से, और ये जो जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट जो है, रीएब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन मैकेनिज्म जो है, इसको हम थोड़ा सा और अगर आप चाहें तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ यूरिन ये हम कल देख चुके हैं। आज हम पहले जो है वो डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस बेसिकली क्या होता है? डायलिसिस एक ऐसा तरीका है, सबको समझ में आ रहा है? सब जुड़े हुए हैं? यस मैम। हाँ, डायलिसिस बेसिकली आपका जिस समय किडनी आपकी हो जाती है, जैसे किसी की किडनी अगर काम नहीं कर रही है तब उसकी क्या परिस्थिति होगी और उसका क्या होता है, तो उसको हम जो है वो डायलिसिस में पढ़ते हैं। तो ये डायलिसिस जो है इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले इस प्रकार का आपको एक मशीन दिख रही है। जी मैम। इस मशीन में क्या आ रहा है पेशेंट की बॉडी से? खून। यस। क्यों आ रहा है खून? क्योंकि यही खून उसके शरीर की किडनियां स्वच्छ करने का कार्य करती थी हमेशा, लेकिन क्योंकि अब उसकी किडनीज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं एक्टिविटी में, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे पेशेंट को उसका ब्लड जो है उसके शरीर से बाहर निकाल के और आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, उसके अंदर इस खून को भेजा जाता है और वहाँ पर उस रक्त में से ये सारी यूरिया, यूरिक एसिड, इस प्रकार की जो भी गंदगी होती है जो हमारे शरीर में नहीं चाहिए वो निकाल दी जाती है। जैसे अंदरूनी हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल कंडीशन में यूरिन के माध्यम से निकालते हैं, ऐसे ही डायलिसिस में भी ये जो है ये एक एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है उसके माध्यम से इसको निकाल देते हैं और फ्रेश जो साफ़ हो गया हुआ जो ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी में अंदर डाल दिया जाता है। तो आपको 2 ट्यूब दिख रही हैं पेशेंट की बॉडी में। एक ट्यूब जो है वो ब्लड आ रहा है और दूसरी ट्यूब से ब्लड जा रहा है। एक ट्यूब से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? वो आपका जो नॉर्मल कंडीशन में आपकी किडनी में आता है वो ब्लड है, और वही उसको बाहर ला करके और इसको ये यहाँ पे जो डायलिसिस जो आपका नेफ्रॉन करता है नेचुरल कंडीशंस में, वो यहाँ पर इस आर्टिफिशियल सिस्टम में यहाँ पर ये हो रहा है और फिर स्वच्छ किया हुआ जो ब्लड है वो पेशेंट को वापस दिया जा रहा है। तो ये हम इसको देखेंगे किडनी फेलियर के केस में। किडनी को हमने एक और शब्द से कल जाना था, नाम बताएं जल्दी से, उसको क्या जाना था हमने किडनी का दूसरा नाम? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किडनी का एक और नाम हमने जाना था, रीनल। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो रीनल शब्द है ये किडनी से जुड़ा हुआ है। जब आप बोलेंगे
रीनल फेलियर, तो भी उसका यही यही मतलब है कि आपके किडनी का फेलियर नोटिस हुआ है। तो ये जो डायलिसिस है ये उनके लिए होता है जिनका किडनी फेलियर हो गया है, और ये आपके जो है रिमूव करता है वेस्ट को, और एक्सेस फ्लूइड्स और ये जो कुछ भी अनावश्यक चीज़ें हैं जिनको निकालने का कार्य सामान्य रूप से आपकी किडनीज करते थे, उनको ये डायलिसिस मशीन करती है। जिन पेशेंट्स को ये तकलीफ़ है, जिनका किडनी फेलियर है, उनको ये डायलिसिस कैसे करते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं करते। ये तब तक करते हैं जब तक उनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती। तो सपोज़ मुझे ऑपरेशन की डेट अगर मिली है 1 महीने के बाद की, और डोनर मिला है 1 महीने के बाद, जो कि मुझे किडनी देने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में 1 महीने तक कैसे ज़िंदा रखेंगे ऐसे पेशेंट को? तो डायलिसिस के द्वारा रखेंगे। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो डायलिसिस पे ही अपना जो है आगे का समय निकालते हैं। जैसे जो एक प्रेमानंद बाबा जी हैं, वहाँ वृंदावन के, बहुत फेमस हैं वो सोशल मीडिया पे, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। उनकी दोनों यस मैम। किडनीज खराब हैं, और वो दोनों किडनीज खराब होने के बावजूद भी वो नहीं चाहते कि उनके शरीर को जो है ये ऑपरेट किया जाए और दूसरी किडनी डाली जाए। तो वही किडनी से वो काम चला रहे हैं, और वो हमेशा जो है वो डायलिसिस करते हैं। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। इसके अलावा मैं आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक उदाहरण दूंगी। आजकल यानी कि आज से मतलब 10 साल पहले उसकी रिसर्च शुरू हो गई थी, अब तो उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। ये जो डायलिसिस मशीन आपने इतनी बड़ी साइज़ की देखी ना, अब ये पॉकेट साइज़ की डायलिसिस मशीन आने लगी है, जो कि किडनी के पेशेंट्स हैं उनका, वो उसको लेकर के चल सकते हैं। मतलब कि एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स को जो डायलिसिस पे काफ़ी समय तक रहते हैं ना, तो उनको ऑपरेट करके उनकी नसों में इस प्रकार कर दिया जाता है कि बार बार उनको सुई ना चुभानी पड़े। उसमें बस वो कनेक्ट कर देते हैं ब्लड का, और वो निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे ही दोनों तरफ से वो कनेक्शन कर लेते हैं, और वो घर पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और वो आजकल चलते फिरते हैं, मतलब जैसे हमारा लैपटॉप का बैग रहता है ना, तो उससे भी छोटा ये पूरा सिस्टम, जिसको वो कैरी करते हैं अपने, और चलते फिरते भी हैं और अपने बाकी के कार्य भी करते हैं। यंग लोग जिनको आजकल किडनी की इशू हो रही है वो, और जो जिनको बहुत ज़्यादा बाकी की चीज़ों की भी प्रॉब्लम है, वो फिर वो उनमें इतनी शक्ति ही नहीं रहती। तो जो शक्ति जिनमें है वो भी डायलिसिस को लेकर के और कर सकते हैं। ये उदाहरण क्यों दे रही हूँ मैं आपको? आपकी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कि आजकल दुनिया में कहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच गया है, और जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कहाँ तक आ गया है। तो बहुत मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो है प्रगतियाँ हो रही हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा कार्य हो रहा है। हर चीज़ को सेंसर लगा करके शरीर के साथ जो है कंप्यूटर को जोड़ते जा रहे हैं, और इसमें आपने देखें कितने सारे जो हैं बड़े मल्टी मिलियनर लोग हैं जिनके अपने शरीर खराब हो गए थे, फिर भी उन्होंने जो है उस खराब शरीर से भी पूरा जीवन उन्होंने बहुत अच्छे से निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें मौजूद हैं, और डायलिसिस जो है ये एक ऑप्शन है जो आर्टिफिशियल कंडीशन में किडनी का कार्य करके आपके ब्लड को स्वच्छ करता है। और ये जो डायलिसिस है ये आपके जैसे आपके ना कल भी मैंने बताया था कि अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो हार्ट का भी प्रॉब्लम धीरे से शुरू हो जाता है, और अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो किडनी का, क्योंकि प्रेशर होता है जो रीनल आर्टरीज होती हैं ना, जब इनके जो है मतलब ये जो इनपुट देती हैं किडनी को, और वहाँ पे इनके ऊपर कोई कार्य नहीं होता, वो यूरिक एसिड और ये यूरिया और बाकी की जो वेस्ट हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो ब्लड से नहीं निकाले जाते, एज इट इज़ रहते हैं। तो वही वेस्ट और टॉक्सिन्स जाके हार्ट को बार बार जो है वो ट्रबल करता है, और जिससे कि उसके अंदर या तो रक्त धमनियों में वो जमेगा, या फिर वो उसके ही फिजियोलॉजी को, हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि वो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको कितने इंटरवल पे, कितनी फ्रिक्वेंसी पे दिया जाता है ये मेडिकेशन, ये लगभग लगभग
हफ्ते के अंदर आपको 2-3 बार जो है डायलिसिस करनी पड़ती है। जिनको ज़्यादा क्रिएटिनिन लेवल है उनको 4 बार भी करनी पड़ती है। तो 3 बार लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपका क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब निकालने के लिए डायलिसिस करनी पड़ती है। और ये सब कब तक करना पड़ता है? जब तक किडनी ट्रांसप्लांट ना हो। एक किडनी पर भी चलता है व्यक्ति जीवन भर। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स के घर वाले ही उनको एक किडनी डोनेट कर देते हैं, जिससे उनके जीवन भी प्रॉपर चलते रहते हैं और जो जिनको मिली है वो किडनी, वो भी एक किडनी पर उनका शरीर जो है एडजस्ट हो जाता है और उनकी जीवन का जो स्पैन है वो बढ़ जाता है। तो ये आपका आपने देखा डायलिसिस के बारे में, ठीक है। अब ये आपने देखा किडनीज़ जो है वो क्या करते हैं, जैसे वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो क्या करता है, यूरिन बनाता है और आपकी किडनीज़ में से वो वेस्ट निकलता है और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है। अच्छा, यहाँ पर हमको हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस ये 2 प्रकार बताए हैं डायलिसिस के। तो इसमें ये जो आर्टिफिशियल किडनी जिसको आपने ऊपर अभी फ़ोटो में देखा, ये जो है ये हीमोडायलिसिस के रूप में आप इसको जानते हैं, हीमोडायलिसिस। और ये जो आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिस्टुला सोच के आप पाइल्स का मत सोचिए। ये फिस्टुला मतलब कि ये वो छेद है और उस छेद को परमानेंट कर दिया जाता है और उसको एक ढक्कन जैसा लगा दिया जाता है। फिर आप उसमें कभी भी जो है वो पाइप इंसर्ट कर दीजिए, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इससे पेशेंट को बार बार सुई छेदना से वो मुक्ति मिल जाती है। तो वो दो छेद करके रखते हैं, 2 प्रकार के छेद। और ये हीमोडायलिसिस जो है ये इस प्रकार से आपका होता है। जो आपने ऊपर देखा मेथड, उसी को हम हीमोडायलिसिस या सिंपल डायलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका ब्लड निकालता है और फिर इसको उस डायलाइज़र फ़िल्टर से घुमाता है, उसका जो वेस्ट है उसको निकालता है। फिर जो फ़िल्टर्ड ब्लड है उसको वापस रिटर्न करता है शरीर में और आपका जो ब्लड प्रेशर है इसको मॉनिटर भी करता है साथ-साथ, ठीक है। अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? ये आपका जो है ना, इसको पेट के अंदर जो एक लाइनिंग होती है ना, तो उसमें डायलिसिस सॉल्यूशन जो है वो घुमा दिया जाता है और ये क्लीनिंग लिक्विड के जैसा होता है जिसमें पानी, सॉल्ट वगैरह ये सब रहते हैं। तो ये जो है इसी के दौरान होता है। मतलब आपके ये जो सेशंस होते हैं किडनीज़ के थेरेपी के, तो उसी के सेशंस के दौरान भी यही किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें नहीं होता, तो इसको आप ज़्यादा उसमें नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। पेरिटोनियल डायलिसिस ये बेसिकली पेट के उसके साथ है कनेक्टेड, ये किडनी के साथ कनेक्टेड नहीं है ज़्यादा। तो हम देख रहे हैं अपना सिलेबस। तो आपने आज देखा जो पहला आपका टॉपिक था सेल से रिलेटेड, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल उसमें से कुछ पूछ नहीं सकती, बीच में ही आपको इस पे भी कहीं से कुछ भी पूछ लूँगी। इसलिए कृपया पीछे का पढ़ते रहें। आप उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको वो फल देगा। ये फलदार वृक्ष है, इसको आप ऐसे इग्नोर ना करें। दूसरा, हमने डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। हमने हार्मोन्स वगैरह देख करके उसमें पूरा कर लिया है। रीनल फिजियोलॉजी जो चौथे नंबर का डॉट इसमें दिख रहा है, वो भी हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो आपको जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर का जो उस वो पार्ट है जिसमें हमने 3 टॉपिक्स देखे थे। क्या क्या देखा था हमने? सिक्रीशन देखा था, फिल्ट्रेशन देखा था और एब्जॉर्प्शन देखा था, रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सब चीज़ें जो है पॉइंट वाइज ये तीनों मैं आपको एक बार फिर कल टच कर दूंगी, ताकि ये आपको कल एक बार फिर उसमें आप एक बार देख लो। तो ये हमने आज के दिन हम इतना करेंगे। हम कर रहे थे अपना उसके और 2-3 टॉपिक नीचे का कार्डियोवैस्कुलर और सर्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम
तो हमने उसमें अभी क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, कंपोनेंट्स देखे हैं हमने कार्डियोवैस्कुलर और अभी रेस्पिरेटरी के नहीं देखे, सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर के देखे हैं। क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कंपोनेंट्स का अर्थ होता है क्या क्या है उसके अंदर, किस किस से मिलके बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स का अर्थ है। तो हमने देखा वो हार्ट है, एक ऑर्गन हो गया। दूसरा आपकी धमनियाँ हो गई, रक्त धमनियाँ जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और आपका जो है ये हो गया आपका तीसरा क्या देखा था हमने, ब्लड। तो ब्लड हो गया तीसरा चीज़ आपका कंपोनेंट। तो ये तीनों मिलकर के आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये हमने कल देख चुका। फिर हमने क्या देखा था, फंक्शंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर। फंक्शंस हमने देखे थे कि ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब पूरे शरीर में सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाता है। और इसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो देखा था, सर्कुलेटरी, हाँ, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ये अभी हम और बेहतर तरीके से करेंगे। जो डायग्राम हमने कल देखा था ना, तो वो सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे एकत्र होके जुड़ के सामंजस्य में काम करते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर अभी देखना बाकी है, उसको हम और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा उसके चेम्बरों के ऊपर क्वेश्चन करते रहते हैं ये लोग। हर एक एग्ज़ाम में एक चेम्बर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे और बाकी की चीज़ें जो है वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। हमारा टारगेट है आप लोगों को 28, 29, 30, यही है ना, क्या है आपका कॉन्फ्रेंस की डेट्स क्या है? 29, 30, 1। 29, 30, 1। तो आपका